Good evening, everyone. We are starting with our session today. Let us do a short meditation. Sit back comfortably. Focus on your breathing. Relax your mind and body. Remind yourself, I am present in the present moment. I am living to the fullest. All my thoughts, all my dreams, my thoughts are beautiful. I have everything I want in my hand at the present moment. I can achieve everything I want to achieve. I have the capacity, I have the potential. I believe in myself and my destiny. My thoughts shape my deeds, which ultimately shapes my destiny. I am a pure, powerful, loveful being. Om Shanti. Let me share the screen now. Screen visible to everyone. Thank you, sister. So today we are going to start from this breaking up of old mode of consciousness under the heading A Quantum Leap in the Evolution of Consciousness. अभी तक हमने जो देखा वो ये देखा कि नाउ यानी प्रेजेंट मोमेंट को अच्छे से समझने के लिए अच्छे से इसमें ड्वेल करने के लिए हमें अपनी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट की नीड है। तो इसको हमें इस कॉन्शियसनेस की इवोल्यूशन होगी ना जब ओल्ड मोड से हम अभी ज्यादा कॉन्शियस होंगे तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। This breaking up of the old mode of consciousness, or rather unconsciousness, is it something we have to do, or will it happen? I mean, is this change inevitable? तो यहाँ पे जो सीकर है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो ओल्ड मोड ऑफ कॉन्शियसनेस है इसको तोड़ना, ये ओल्ड मोड ऑफ कॉन्शियसनेस तो हमारा कॉन्शियसनेस नहीं है, इसको अगर हम कहना चाहें तो ये अनकॉन्शियसनेस है। तो इसको ब्रेक करना ये क्या अपने आप हो जाएगा? ये जो चेंज आए हमारी कॉन्शियसनेस में एक शिफ्ट आए क्या ये खुद से हो जाएगा? तो अभी जो नोअर है यानी ऑथर वो आंसर कर रहे हैं
That's a question of perspective. The doing and the happening is in fact a single process because you are one with the totality of consciousness. You cannot separate the two. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि ये हमारे पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है इसको समझना। जो डूइंग है, जो हम करते हैं, एंड द हैपनिंग जो होता है, वो एक सिंगल प्रोसेस ही है। वेरी डीप। जो डूइंग है एंड द हैपनिंग, ये दोनों एक सिंगल प्रोसेस है क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस की टोटलिटी के एक साथ में हैं। हम खुद ही वो कॉन्शियसनेस है। हम इन दोनों चीजों को सेपरेट नहीं कर सकते। बट देर इज नो एब्सोल्यूट गारंटी दैट ह्यूमंस विल मेक इट। पर इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि जो ह्यूमन है वो ये कर पाएंगे। यानी कि ओल्ड वे जो कॉन्शियसनेस का है, यानी कि जो अनकॉन्शियसनेस को ब्रेकअप करके कॉन्शियस होना जरूरी नहीं है सारे ह्यूमंस कर पाए। द प्रोसेस इजंट इनएविटेबल और ऑटोमेटिक। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक तो बिल्कुल भी नहीं है। Your cooperation is an essential part of it. However, you look at it, it is a quantum leap in the evolution of consciousness as well as our only chance of survival as a race. तो हमें अगर कॉन्शियस बनना है तो उसमें हमारी कॉपरेशन एक बहुत एसेंशियल पार्ट प्ले करती है। हमारी कॉपरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम चाहते हैं तभी हम उसके लिए मेहनत करते हैं, तब भी हम कॉन्शियस हो पाएंगे। और इसमें थोड़ा टाइम लगेगा इस इवोल्यूशन में। पर अगर हम वो कॉन्शियस हो जाएंगे तो ये जो रेस है इसमें हमारा सर्वाइवल का चांस होगा। द जॉय ऑफ बीइंग। द जॉय ऑफ बीइंग। बीइंग हमने क्या जाना, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने जाना था कि बीइंग इटर्नल है। बीइंग ऑलवेज प्रेजेंट है। वो हमारे अंदर ही है। अगर हम कहते हैं आई एम सीइंग, आई एम वॉचिंग, तो वो आई जो मेरे अंदर है ना, वो आई का रियलाइजेशन वही है बीइंग। बीइंग यानी कि जो हमारी सोल है। द जॉय ऑफ बीइंग, जो खुशी है हमारी बीइंग। To alert you that you have allowed yourself to be taken over by psychological time, you can use a simple criteria. Ask yourself, is there joy, ease, and lightness in what I am doing? If there isn't, then time is covering up the present moment, and life is perceived as a burden or a struggle. अगर अपने आप को हमें अलर्ट करना है तो हमें अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा कि हम ये टाइम जो है इस फ्रेम से बाहर निकल पाए। तो उसके लिए एक सिंपल चीज है, खुद से हम पूछे कि जो अभी हम कर रहे हैं, जैसे अभी हम सेशन ले रहे हैं, अभी हम रीडिंग कर रहे हैं, बुक रीड कर रहे हैं, द पावर ऑफ नाउ। तो क्या इस मोमेंट में हमारे जॉय है, ईज है, लाइटनेस है, जो भी हम कर रहे हैं उसमें? अगर जॉय, ईज और लाइटनेस ये प्रेजेंट नहीं है हमारे करने में, तो इसका मतलब क्या है, जो टाइम है ना वो कवर अप करके रखा है हमारी प्रेजेंट मोमेंट। क्योंकि हमने अभी ओवर द चैप्टर्स क्या जाना कि प्रेजेंट मोमेंट में सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट होना चाहिए। अगर हम पास्ट में या फ्यूचर में ड्वेल कर रहे हैं, यानी कि वो टाइम इस प्रेजेंट मोमेंट को कवर कर रहा है, तब हमारी लाइफ क्या लगेगी, एक बर्डन या स्ट्रगल की तरह लगने लगेगी। इफ देर इज नो जॉय, ईज और लाइटनेस इन वॉट you are doing, it does not necessarily mean that you need to change what you are doing. It may be sufficient to change the how. अगर हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसमें जॉय, ईज और लाइटनेस प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम कर रहे हैं उसको हमें चेंज करने की जरूरत है। हमें क्या चेंज करने की जरूरत है?
हाउ को चेंज करने की जरूरत है, हम कैसे वो चीज कर रहे हैं। हाउ इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट। अंडरलाइन, हाउ इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट। हम कैसे कर रहे हैं ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं उससे। See, if you can give much more attention to the doing than to the result that you want to achieve through it, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कैसे अपनी अटेंशन को डूइंग में शिफ्ट कर सकते हैं, जो हम कर रहे हैं उसमें शिफ्ट कर सकते हैं। रिजल्ट जो होने वाला है इस डूइंग का, उससे हटा करके अगर हम डूइंग में अपना फोकस शिफ्ट कर लें। Give your fullest attention to whatever the moment presents। ये जो मोमेंट है ना, ये चाहे कुछ भी प्रेजेंट करे हमारे सामने, पर हमें अपना फुलेस्ट अटेंशन देना होगा। This implies that you also completely accept what is, because you cannot give your full attention to something and at the same time resist it। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी हो उसको हमें completely एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि हम एक साथ में एक्सेप्ट और रेजिस्ट नहीं कर सकते किसी चीज को। मतलब अगर हमें कुछ चीज पसंद नहीं आ रही है, मतलब हम उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, तो अगर हम रेजिस्ट करने में अपनी टेंशन दे देंगे तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। एक्सेप्टेंस या रेजिस्टेंस, इन दोनों में से एक ही चीज हो सकती है एक मोमेंट में। As soon as you honor the present moment, struggle dissolve and life begins to flow with joy and ease। जैसे ही हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को ऑनर करते हैं, वैसे ही जो अनहैप्पीनेस और स्ट्रगल है वो सब खत्म हो जाती है, और जो लाइफ है हमारी काफी जॉयफुल और इजी हो जाती है। When you act out of present moment awareness, whatever you do becomes imbued with a sense of quality, care, and love, even the most simple action। अगर हम अपने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस में कुछ करते हैं, जब हम अवेयर हैं कि ये प्रेजेंट मोमेंट है और हम पास्ट या फ्यूचर में ड्वेल नहीं कर रहे हैं, तो हम जो भी करते हैं ना, वो बहुत ही क्वालिटी, केयर और लव के साथ में होता है। चाहे वो कितना भी सिंपल एक्शन हो, पर उसके अंदर में क्वालिटी, केयर एंड लव होता है। सो डू नॉट बी कंसर्न विद द फ्रूट ऑफ योर एक्शन, जस्ट गिव अटेंशन टू द एक्शन इटसेल्फ। तो यहाँ पे लिखा है कि हमें जो हमारे करने के बाद में फल मिलेगा, फ्रूट ऑफ द एक्शन, उसके ऊपर, उससे हमें ज्यादा कंसर्न नहीं होना है, हमें अपनी अटेंशन को एक्शन को ही देना पड़ेगा जो हमारा कर्म है। अभी ये बात भगवत गीता में लिखी हुई है कि फ्रूट विल कम आउट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड। फ्रूट जो है, फल हमारे पास खुद चल कर आ जाएगा। दिस इज अ पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। ये बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है इन द भगवत गीता, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटिफुल spiritual teachings in existence। Non-attachment to the fruit of your action is called karma yoga। It is described as the path of consecrated action। तो भगवत गीता में इसी को कर्म योग बताया गया है। भगवत गीता हम सभी जानते हैं कि बहुत पुरानी बुक है ये, बहुत ओल्ड स्पिरिचुअल टीचिंग है इसमें। इसमें हमें नॉन अटैचमेंट सिखाया जाता है कि कैसे हम कर्म को छोड़ करके अपने कर्म के ऊपर ध्यान दे सकते। तो ये हमारा कर्म हो जाएगा। गीता का ये श्लोक भी है जिसमें ये डिस्क्राइब किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि।
इसका मतलब यही है कि हमें कर्म पर फोकस नहीं करना है, मतलब सॉरी, हमें कर्म पर ही फोकस करना है, हमें फल की चिंता नहीं करनी। जो फल है वो हमें खुद अपने आप ही मिल जाएगा। मतलब हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें डूइंग के ऊपर फोकस रखना है। ऋतिक, striving away from the now ceases. The joy of being flows into everything you do. The moment your action turns to the now, you feel a presence, a stillness, a peace. You no longer depend on the future for fulfillment and satisfaction. You don't look to it for salvation. Therefore, you are not attached to the results. Neither failure nor success has the power to change your inner state of being. You have found the life underneath your life situation. तो यहाँ पे इसी के बेनिफिट्स बताए हुए, जब हम अपनी डूइंग के ऊपर फोकस करते हैं तो हमें प्रेजेंस फील होती है, स्टिलनेस, पीस फील होती है, और तब हम जो फ्यूचर में हमें फुलफिलमेंट मिलने वाली है उसके ऊपर हम फोकस, के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते, और फ्यूचर में हमें सेलिब्रेशन मिलेगा, निर्वाण मिलेगा, इसके ऊपर भी हम डिपेंडेंट नहीं रहते। हम ऐसे फ्यूचर में कुछ नहीं सोचते, वरना हम प्रेजेंट में भी सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा वैसा होगा, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। जब अगर हम प्रेजेंट पर फोकस करेंगे, अपनी डूइंग के ऊपर फोकस करेंगे, तो ये सब हमारा बदल जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट्स में अटैच्ड नहीं रहेंगे, और जब हम रिजल्ट में अटैच्ड नहीं रहेंगे तो रिजल्ट में चाहे हमें फेलियर मिले, सक्सेस मिले, तो उससे हमारी जो इनर स्टेट ऑफ बीइंग है वो चेंज नहीं होगी। तब हमें अपनी लाइफ की सिचुएशन चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी स्टेट क्या रहेगी, जॉयफुल। In the absence of psychological time, your sense of self is derived from being, not from your personal past. Therefore, the psychological need to become anything other than who you are already is no longer there. In the world, on the level of your life situation, you may indeed become wealthy, knowledgeable, successful, free of this or that, but in the deeper dimension of being, you are complete and whole. जो हमारी साइकोलॉजिकल नीड होती है ना कुछ बनने की, वो हमारी नहीं रहेगी अगर हम प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान देंगे तो। जैसे हमारी नीड्स होती है कि हमें वेल्दी बनना है, नॉलेजेबल, सक्सेसफुल बनना है, ये सारी जो भी हमारी नीड्स रहती है लाइफ में, वांट्स रहती है, इन सब को छोड़ करके हमारी डीपर डायमेंशन होगी being की, जो कि कंप्लीट और होल ऑलरेडी है हमारे अंदर ही, हमारी एक कंप्लीट सेल्फ है, लेकिन हम खुद को इनकम्प्लीट मानते हैं। वह जो हमारी बीइंग है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। In that state of wholeness, would we still be able or willing to pursue external goals? तो यहाँ पे जो सीकर है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, जो हमारे अंदर में क्वेश्चन आ रहा होगा इस बात को पढ़ने के बाद, कि जो हमारी बीइंग है उसकी जो स्टेट है होलनेस की, कंप्लीटनेस जो होती है, अगर उस स्टेट में हम पहुंच जाते हैं तो क्या हम एक्सटर्नल गोल्स जो अपनी लाइफ में सक्सेस, करियर, ये सब अचीव करना चाहें, तो इसकी विलिंगनेस होगी? Of course, but you will not have illusory expectations that anything or anybody in the future will save you or make you happy. तो यहाँ पे नॉर बता रहे हैं कि जो एक्सटर्नल गोल्स परस्यू करने की विलिंगनेस बाद में भी रहेगी, बस उसके बाद हम इल्यूजरी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे किसी भी चीज से। तो ऐसा होगा फ्यूचर में तभी मैं सेव होंगी या फिर हैप्पी होंगी। As far as your life situation is concerned, there may be things to be attained or acquired. That's the world of form of gain and loss. जो हमारी लाइफ की सिचुएशन होती है ना, उसमें चीजें होती है जो हमें अटेन करनी होती है, एक्वायर करनी होती है, और वो जो हमारे वर्ल्ड है वो गेन और लॉस दोनों के ही फॉर्म में हमें मिलती है। हमें नुकसान भी होता है और
फायदा भी होता है। ये तो ना डीपर लेवल यू आर ऑलरेडी कंप्लीट। पर क्या है, बाहर वाले लेवल पर हमें गेन लॉस कुछ भी हो सकता है, पर अंदर के लेवल में, डीपर लेवल पे हम ऑलरेडी कंप्लीट है। एंड व्हेन यू रियलाइज दैट देयर इज अ प्लेफुल जॉयस एनर्जी बिहाइंड व्हाट यू डू, जब हम ये रियलाइज कर लेते हैं कि हम अंदर से पूरे कंप्लीट हैं, तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत ही प्लेफुल रहती है, जॉयस रहती है, हम जो भी करते हैं उसमें। Do you see your psychological time? You no longer pursue your goals with grim determination, driven by fear, anger, discontent, or the need to become someone. अगर हमें साइकोलॉजिकल टाइम से फ्री होंगे, तो फिर हमारे अंदर में जो कुछ भी करने के लिए ग्रिम डिटर्मिनेशन, जैसे कि हम डर करके कुछ करते हैं, फियर के साथ में, चाहे गुस्से में करते हैं, चाहे हम डिसकंटेंट फील कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, चाहे हमें कुछ और बनना है, तो ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी। नॉर विल यू रिमेन इनएक्टिव थ्रू फियर ऑफ फेलियर, विच टू द ego is loss of self. When your deeper sense of self is derived from being, when you are free of becoming as a psychological need, neither your happiness nor your sense of self depends on the outcome, and so there is freedom of fear. You don't seek permanency where it cannot be found in the world of form of gain and loss, birth and death. You don't demand that situation, condition, places, or people should make you happy, and then suffer when they don't live up to your expectations. अगर हम इस तरह से बिहेव करते हैं, मतलब इस तरह से हम रियलाइज कर लेते हैं कि डीपर लेवल पर हम ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो हम अपनी जो साइकोलॉजिकल टाइम है उससे भी फ्री हो जाते हैं, कोई फियर एंगर ये सब से भी फ्री हो जाते हैं। जैसे कि हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं ना कि सिचुएशन ऐसी होगी, प्लेसेस को ऐसा होना चाहिए, लोगों को ऐसा होना चाहिए, हमें खुश रखना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। और जब ये कोई मीट नहीं करता तो फिर हम सफर करते हैं। ये वाली चीज गायब हो जाती है जब हम उसके प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में हमें फुल्ली परमानेंसी नहीं मिलती है, क्योंकि वर्ल्ड क्या है, उसमें गेन और लॉस दोनों है। इस बात को हमें समझना होगा। लेकिन हम अंदर से कंप्लीट है, हम खुद अंदर से कंप्लीट है, इस बात को भी हमें याद रखना। एवरीथिंग इज ऑर्डर्ड बट नथिंग मैटर्स। फॉर्म्स आर born and die. Forms are born and die, yet you are aware of the eternal underneath the forms. You know that nothing real can be threatened. हर एक चीज ऑनर्ड होती है और कुछ मैटर भी नहीं करेगा। फॉर्म्स आर born एंड डाई। जो फॉर्म्स होती है लाइफ की, वो बॉर्न भी होती है, वो डाई भी होती है, मतलब फॉर्म्स आती भी है और खत्म भी होती है। yet you are aware of the eternal underneath the forms, पर हमें जो उस फॉर्म के अंडरनेथ की जो सच्चाई है, इटर्नल सच्चाई जो है, जो एवर प्रेजेंट है, वो हमें समझ आ जाती है। और हमें पता होता है कि कोई भी रियल चीज होगी वो कभी भी थ्रेटेड नहीं होगी, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं। जैसे अगर डेथ का हम देखें, तो डेथ सोल की नहीं होती है, वो हमारी एक बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज होती है। और हम जब इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि सोल इटर्नल है, तो हमें कोई भी थ्रेट नहीं रहता है कि हमें कुछ होगा, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं होगा। सोल एवर प्रेजेंट है, तो जो भी रेयर चीज होती है वो कभी भी थ्रेटेड नहीं हो सकती। When this is your state of being, how can you not succeed? You have succeeded already. तो यहाँ पे जो नोअर है वो खुद ही ये सब कुछ समझा करके कह रहे हैं कि जब हमारी स्टेट ऑफ बीइंग ऐसी होगी तो हम क्यों नहीं सक्सीड करेंगे, हम तो ऑलरेडी सक्सीड कर चुके हैं। We are moving to the fourth chapter, mind strategies for avoiding the harm.
हमारे माइंड के अंदर में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज प्ले होती है, जिससे कि हम जो नाउ है, जो प्रेजेंट मोमेंट है, उसको अवॉइड करते हैं। इस चैप्टर में हमें ये समझा है। सो फर्स्ट, लॉस ऑफ नाउ, रिकॉर्ड डिल्यूशन। यहाँ पे सीकर पूछ रहे हैं, इवन इफ आई completely accept that ultimately time is an illusion, what difference is that going to make in my life? I still have to live in a world that is completely dominated by time. सीकर पूछ रहे हैं कि अगर मैं completely accept भी करूँ कि टाइम, मुझे तो फिर भी उसी दुनिया में रहना है ना, जो कि completely dominated है टाइम से। Intellectual agreement is just another belief and won't make much difference to your life. To realize this truth, you need to live it. When every cell of your body is so present that it feels vibrant with life, and when you can feel that life every moment as the joy of being, then it can be said that you are free of time. ऑथर बोल रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट होती है ना, वो बस एक बिलीफ होता है, और उससे हमारी लाइफ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इंटेलेक्चुअल बिलीफ मतलब माइंड के लेवल पर हमने इंटेलेक्चुअली हमने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, ये टाइम तो एक इल्यूशन है और टाइम से कुछ नहीं होता। तो ये हमारा सिर्फ माइंड के लेवल पे एग्रीमेंट हुआ है, तो उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा हमारी लाइफ में। हमें अगर लाइफ में डिफरेंस लाना है, तो फिर हमें उस सच को, उस ट्रुथ को जीना हो। और जब हमारी बॉडी की हर एक सेल जो है वो प्रेजेंट होगी, तब वो फील करेगी, लाइफ के साथ में वाइब्रेंट होगी वो। और जब हम लाइफ को एवरी मोमेंट में ऐसे फील करेंगे कि वो एक जॉय ऑफ बीइंग है, हमें खुशी है अपनी लाइफ के लिए, तब कहा जाएगा कि हम फ्री ऑफ टाइम हैं। But I still have to pay the bills tomorrow, and I'm still going to grow old and die just like everybody else. So how can I ever say that I am free of time? बस एक बार बोल रहे हैं कि मुझे तो फिर भी अपने बिल्स कल पे करने होंगे, मुझे तो ओल्ड भी होना होगा, ओल्ड एजेड, और मुझे बाकियों की तरह मरना भी होगा। तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं फ्री ऑफ टाइम हूँ? तो अभी नॉर बता रहे, टुमारोज बिल्स आर नॉट, द डिसोल्यूशन ऑफ द फिजिकल बॉडी इज नॉट अ प्रॉब्लम। कल के जो बिल्स हैं वो भी प्रॉब्लम नहीं है, और फिजिकल बॉडी की डिसोल्यूशन यानी कि जो एज के साथ साथ में बॉडी ओल्ड होती है, उसके बाद डेथ के स्टेज आ जाती है, तो ये जो बॉडी है ना, डिसोल्यूशन होती है इसकी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉस ऑफ नाउ इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अगर हमने अभी अपने प्रेजेंट मोमेंट को गवाया, लॉस ऑफ नाउ, तो वो प्रॉब्लम होगी। और rather the core delusion that turns a mere situation, event, or emotion into a personal problem and into suffering. लॉस ऑफ नाउ का मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर एक कोर डिल्यूशन है, जिससे कि हम किसी भी सिचुएशन, इवेंट को या इमोशन को एक पर्सनल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें, और उसके बाद में सफरिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही होता है लॉस ऑफ नाउ। लॉस ऑफ नाउ इज लॉस ऑफ बीइंग। तो लॉस ऑफ नाउ अगर हो गया ना, तो हमारी बीइंग का भी लॉस होगा। Time is to be free of psychological need of past for your identity and future for your fulfillment. अगर हमें टाइम से फ्री होना है, तो हमें अपने पास्ट से खुद को आइडेंटिफाई करना अभी ये छोड़ना होगा, और फ्यूचर में अपने फ्यूचर में फुलफिलमेंट खोजना भी छोड़ना होगा। It represents the most profound transformation of consciousness that you can imagine. In some rare cases, the shift in consciousness happens dramatically and radically once and for all. ये जब हम
साइकोलॉजिकल टाइम से फ्री होंगे, तो ये हमारी कॉन्शियसनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत ही हेल्पफुल होगी। और बहुत रेयर केसेस में होता है कि जो कॉन्शियसनेस है वो ड्रामेटिकली अपने आप शिफ्ट होने लग जाती है और पूरी की पूरी कॉन्शियसनेस से चेंज हो जाती है। When it does, it usually comes about through total surrender in the midst of intense suffering। और ये कब होता है? जब हम अपने सफरिंग में टोटली सरेंडर कर दें। मोस्ट पीपल हाउएवर हैव टू वर्क एट इट, पर अधिकतर लोगों को इसके लिए ना काम करना पड़ता है, खुद पे काम करना। When you have had your first few glimpses of the timeless state of consciousness, you begin to move back and forth between the dimensions of time and presence। जब हमें कुछ ग्लिम्पसेस मिलते हैं ना टाइमलेस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के, तब हम मूव बैक एंड फोर्थ करते हैं जो हमारे टाइम और प्रेजेंस है इसके डायमेंशंस में। First, you become aware of just how rarely your attention is truly in the now। सबसे पहले हमें क्या समझ आता है कि जो नाउ है, प्रेजेंट मोमेंट है, उसमें कितना रेयर हम अटेंशन अपना डालते हैं। बट टू नो दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इज अ ग्रेट सक्सेस। पर ये जानना कि हम प्रेजेंट में ज्यादा ड्वेल नहीं करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है, क्योंकि हमें knowing is presence, even if initially it only lasts for a couple of seconds of clock time before it is lost away। अगर हमने प्रेजेंट मोमेंट को फील भी करे, तभी भी वो हमारे लिए इस तरह की achievement होती है। Then with increasing frequency, you choose to have the focus of pure consciousness in the present moment rather than in the past or future. And whenever you realize that you had lost the now, you are able to stay in it not just for a couple of seconds, but for longer periods, as perceived from the external perspective of clock time। So before you are firmly established in the state of presence, which is to say, before you are fully conscious, you shift back and forth for a while between consciousness and unconsciousness, between the state of presence and the state of mind identification। You lose the now and you return to it again and again। Eventually, presence becomes the predominant state। तो जब हम इस तरह से कोशिश करते रहेंगे अपने नाव को जानेंगे, तो शुरू शुरू में हम कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, नाउ और पास्ट फ्यूचर में ड्वेल करेंगे। धीरे धीरे हम रिटर्न होते रहेंगे जब तक कि हमारी जो प्रेजेंस है वो हमारी प्रीडोमिनेंट स्टेट ना बन जाए। For most people, presence is experienced either never at all or only accidentally and briefly, or in rare occasions without being recognized for what it is। Most humans alternate not